माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुरलीधर मिश्र जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, वरिष्ठ नेता श्री लालजी सिंह जी, हौसला सिंह जी, छोटेलाल पासवान जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सिंह जी, उपस्थित सभी प्रशासनिक और सिंचाई विभाग के अधिकारीगण, गोरखपुर ग्रामीण चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज आप सबको तरकुलानी रेगुलेटर का ये उपहार प्राप्त हो रहा है। याद करिए 2009 में जब यह क्षेत्र गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर आया था, यहां पर एक ही मांग थी। जिस भी मार्ग से मैं चलता था, लोग कहते थे तरकुलानी में रेगुलेटर बन जाए, पंपिंग स्टेशन की स्थापना हो जाए। रेगुलेटर तो पहले से था, पंपिंग स्टेशन की स्थापना हो जाए। तो मैं उस समय सोचता था कि आखिर इसका महत्व क्या है। लेकिन जब पहली ही बाढ़ में मैंने देखा कि पूरा खोराबार विकासखंड जल प्लावित हो गया है, तो मुझे लगा कि 50,000 परिवारों के लिए, यानी 2 लाख की आबादी के लिए इसका बनना बहुत आवश्यक है। और तब से हमने प्रयास प्रारंभ किया कि तरकुलानी रेगुलेटर का निर्माण समय पर हो, लोग बाढ़ से बच सकें, बीमारी से बच सकें, जनधन की हानि रुक सके। और मैं आज धन्यवाद दूंगा कि जब हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं तो इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय शेखावत जी भी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी भी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी भी, चौरी चौरा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी भी, राज्यसभा के सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी भी इस मंच पर यहां पर उपस्थित हैं। और आप सबको इस परियोजना को समर्पित करते मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब ये तरकुलानी रेगुलेटर आज से काम करना प्रारंभ कर देगा। और उसकी क्षमता कितनी है मालूम है? कि अगर रामगढ़ ताल के पानी को कहा जाएगा कि बाहर करना है, तो मुश्किल से 1 घंटे में पूरे रामगढ़ ताल के पानी को उड़ेल करके फेंक देगा। ये होता है कार्य। केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होती है तो कई गुना स्पीड के साथ वह कार्य भी करती है और जनता के जीवन में खुशहाली भी लाने का काम करती है। भाइयों बहनों, पिछला लगभग 1.5 साल पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत खराब रहा। कोरोना महामारी से न जाने कितने लोग दुनिया के अंदर, देश के अंदर बीमारी की चपेट में आ गए। पूरी दुनिया के सामने एक भय का माहौल है। लेकिन कोरोना से बचते हुए, कोरोना के दौरान भी एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिए उसके अनुरूप, लेकिन विकास के कार्यों में भी आंच नहीं आने देनी है। नौजवानों के रोजगार और नौकरी में भी आंच नहीं आने देनी है। इस विश्वास के साथ जीवन और जीविका को बचाने का जो अभियान चला,
आज कोरोना भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग समाप्ति की ओर है और इसी में योजनाओं की, परियोजनाओं के विकास कार्यों को लोकार्पण करते हुए इसका लाभ भी आपको प्राप्त हो, यही अभियान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मेरी संवेदना है उन सभी परिवारों के प्रति जिन्होंने कोरोना के दौरान कोरोना से या किसी अन्य बीमारी से अपने किसी स्वजन को खोया है। लेकिन यह महामारी है, हम सबको इस महामारी की त्रासदी को समझना होगा। याद करिए, भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी का देश भारत तब भी लड़ते हुए, जूझते हुए, अपने नागरिकों को बचाते हुए सुरक्षित स्थिति में है। अमेरिका भारत से यानी चौथाई हिस्सा की आबादी अमेरिका के अंदर रहती है। कुल 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है और अमेरिका के अंदर भारत से दुगनी मौतें हो गई। यानी अमेरिका, जबकि भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुनी ज्यादा है, ज्यादा विकसित है, लेकिन अमेरिका के अंदर ज्यादा मौतें हो गई। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अच्छा, लेकिन वहां से अच्छा कार्य भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ, उसने यहां के नागरिकों के जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाने का कार्य किया है। और इसलिए हमें इसी दिशा में एक नया प्रयास आगे बढ़ाना होगा। हमें कोरोना के प्रति जागरूक होना होगा, उसके प्रति बचाव के सारे उपाय करने होंगे, लेकिन जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमें एक तरफ बीमारी से बचाना होगा, लेकिन दूसरी तरफ जीविका की भी चिंता करनी होगी। और भाइयों बहनों, ये जितनी बाढ़ की परियोजनाओं का आप देख रहे होंगे, बोर्ड लगे हुए हैं, ये बाढ़ से बचाव का भी है। मैं भी केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र जी से यही बात कर रहा था। राजस्थान से वे आते हैं, आप देख रहे होंगे यहां पे अप्रैल से बारिश पड़ रही है, लेकिन राजस्थान में अभी बारिश पड़ी नहीं है। उन्होंने आके पानी को देखा, जगह जगह पानी लगा हुआ है, तो मैंने उनको यही बात कही। मैंने कहा गजेंद्र, आ रही है जो इन्होंने कल बातें कही हैं, यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं, ठीक उसका उल्टा है, जो ये सभी को मालूम है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है, बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। इसके अलावा यहाँ मैं धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी लेकर ये कहना चाहूँगी कि देश में डरा धमका के व लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है, तथा ऐसे मामलों की सही जांच करा के इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा यदि इसके पीछे कोई भी देश विरोधी साजिश है तो फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध तो काफ़ी सख्त कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है।
और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी, क्योंकि इससे दोनों धर्मों के लोगों में आपसी नफरत पैदा होगा, जो ये देश हित में ठीक नहीं है। इसके साथ ही ये कहना कि धर्म परिवर्तन की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने की यहाँ काफ़ी समय से साजिश चल रही है, कि ये भी बात कही जा रही है, तो यहाँ इसको लेकर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि इतने लंबे समय से अपने देश की खुफिया जांच एजेंसियां अभी तक क्या कर रही थी, और अब इसको लेकर जो भी कार्रवाई चल रही है ये तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। तो इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ऐसा लगता है कि इसे अब ये देश के कुछ राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। और इनका यदि ऐसा कोई षड्यंत्र है तो फिर ये अपने देश के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण व अति निंदनीय भी है, और इस मामले में देश की जनता जरूर सावधान रहे। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट के संबंध में ये भी कहना चाहूँगी कि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा अधिकांश जातिगत, धार्मिक व राजनीतिक द्वेष की भावना से अभी तक जिन मामलों में भी जिनकी संपत्ति जब्त व ध्वस्त की गई है उनमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसा मुस्लिम समाज व आम लोगों का भी मानना है। लेकिन इससे इनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में, जो ये ठीक नहीं है। इस संबंध में बीएसपी का ये भी कहना है कि यदि इसमें ऐसी कुछ भी सच्चाई है तो ये उचित नहीं हो रहा है, जो ये सरकार की कार्यशैली पर अनेकों सवाल खड़े करता है, तथा बीएसपी इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो आरएसएस प्रमुख का बयान भरोसे लायक नहीं है। मायावती ने यहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात को कहा है। जिस तरीके से मोहन भागवत ने कल गाजियाबाद में बयान दिया, संबोधित किया, उस पर यहां पर टिप्पणी आ रही है। लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। डीएनए पर दिया बयान ठीक नहीं, आरएसएस प्रमुख का बयान भरोसे लायक नहीं, गले नहीं उतर रहा भागवत का बयान, धर्मांतरण करना कानूनन गलत, बीजेपी सरकारों की सोच संकीर्ण है। ये बात यहां पर कही है मायावती ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया के साथ बातचीत करते हुए। संघ के बिना बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। तो मायावती ने यहां पर आरएसएस पर और बीजेपी पर दोनों पर निशाना साधा है। आरएसएस प्रमुख का बयान भरोसे लायक नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने जिस तरीके से कल गाजियाबाद में बयान दिया था, उसके बाद मायावती ने अब मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गले नहीं उतर रहा है भागवत का बयान, संघ के बिना बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करना कानूनन गलत है, बीजेपी की सरकारों की सोच संकीर्ण है। और सीधे आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। रामगढ़ ताल इसी खोराबार विकास खंड से जुड़ा हुआ है। कभी रामगढ़ ताल अपराध का एक अड्डा था, आज पर्यटन का एक केंद्र है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि कभी रवि किशन जी के साथ रामगढ़ ताल के किनारे फिल्म की शूटिंग में आप भी शामिल हो जाइए, आपको भी लगेगा कि आप भी यानी मुंबई को फेल कर देगा जब वहां फिल्मों की शूटिंग होती है तो। और अब हम लोगों ने वहां एक जू भी दे दिया है, चिड़ियाघर भी दे दिया है। ये जितने उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है, आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर, ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे, आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को
रौंदने का कार्य हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं को समर्थन तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार एक कदम उठा रही है। विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी होगा। जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे। ये बाढ़ की परियोजनाओं को एक साथ लोकार्पित करते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं आभारी हूं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में, पूरा देश उनको देखना होता है, देश के अंदर बाढ़ की समस्या, देश के अंदर सूखे की समस्या, देश के अंदर पेयजल की व्यवस्था, देश के अंदर स्वच्छता की समस्या, देश के अंदर हर उस समस्या जो जल और जल से जुड़े हुए विभागों की है, पूरे देश के अंदर उस समस्या के समाधान करने के लिए वह नाम है, प्रधानमंत्री जी ने वह नाम दिया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। लेकिन अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके वे उत्तर प्रदेश में आए और आज गोरखपुर की इन परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के स्वयं साक्षी बने। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहां की जनता जनार्दन को प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से उन्हें उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये परियोजनाएं आपके जीवन में फलीभूत हों, आपके जीवन को और आपकी जीविका को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगी। तो हम सबकी मेहनत सार्थक होगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति, आपके मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति हृदय से मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपको इन योजनाओं की ढेर सारी बधाई व्यक्त देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो तारकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में किस तरीके से सरकार ने जीवन भी बचाया, जीविका भी बचाई। ऐसे में लगातार सरकार आम लोगों के हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने बाकायदा बताया कि वो किस तरीके से तारकुलानी रेगुलेटर को लेकर के पहले लोग पंपिंग स्टेशन कहते थे, जब उन्होंने क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकलते थे तब की वो दिक्कतें देखते थे और इसके समाधान के लिए लगातार उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ आपसी सामंजस्य के जरिए यहां पर इस समस्या का समाधान किया गया। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, लिंचिंग गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। तो यहां पर ओवैसी ने लिखा है कि लिंचिंग करने वाले अपराधियों में गाय भैंस में फर्क नहीं पता। कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक, पहलू अकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। और आइए अब आपको भागवत का पूरा बयान सुनाते हैं, जिस पर सियासी बवाल हो रहा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। वहीं ओवैसी के ट्वीट पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, भले ही धर्म अलग हो। मोहन
मोहन भागवत साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा कि डीएनए हिंदुस्तानियों का एक है, पूजा पद्धति भले अलग, इसको कैसे देखते हैं आप? पहले देखिए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और भाईचारे की मिसाल है जो आदरणीय भागवत जी ने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारा डीएनए एक है। तो ये भाईचारा और हिंदुस्तानियों को एक होने की उन्होंने एक साफ तौर पर बताया है कि हम सब एक हैं, सबका डीएनए है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं एक दूसरे के, और यही हमारी विशेषता है हिंदुस्तान की। तो उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि डीएनए अगर सबका एक है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको भारत में मिला लेना चाहिए, और इस तरह के बयान देकर जो है देश की राजनीति को नया रूप दिया जा रहा है। देखिए, ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति कौन पैदा कर रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को कहां खड़ा कर रहे हैं, देश के लोगों को कितना गर्व हो रहा है आज। और ये बांटने वाले लोग, इनमें हर जगह ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग और इस तरह के भाईचारे के वक्तव्य में भी अवसर तलाश रहे हैं। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कहा है कि हिंसा की जगह किसी की धर्म में नहीं है, ऐसे कुछ राजनीतिक तत्व ही माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने बहुत संजीदगी से बहुत अच्छी बात कही है। वो लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स इस तरह की बात करते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग करते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि देश छोड़ के जाओ, वो अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि वो एंटी सोशल एलिमेंट है। कहीं ना कहीं वो समाज में जो है बिखराव पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बहुत साफ लफ्ज़ों में आदरणीय भागवत जी ने कह दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।